उनका धर्म भी अलग होगा। इसके बावजूद भी हम भारतीय हैं, इसलिए हैं कि हमारे डीएनए में महादेव का डीएनए है। शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की जो फ़िक्र थे, उनके तमाम वो साथी और उनके शागिर्द, चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खां और डॉक्टर जाकिर हुसैन, तमाम लोगों ने जामिया मिल्लत इस्लामिया की बुनियाद डाली। ये तारीख की तरफ मैं इसलिए आपको लेके जाना चाह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि जामिया मिल्लत इस्लामिया के वाइस चांसलर मज़हर आसिफ ने एक आरएसएस का प्रोग्राम कराया फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। उसके बाद जो है पूरे में बवाल मचा। बवाल इसलिए मचा, उन्होंने अपने बयान में ये भी कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि हम सब का डीएनए जो है, हिंदुस्तान में तमाम लोगों का डीएनए जो है वो महादेव का डीएनए से आके मिलता है। उसके बाद तमाम छात्रों ने पुरजोर प्रदर्शन भी किया। उसके बाद जगह जगह जो है इसके खिलाफ जो है बवाल मचने शुरू हुए। इस वक्त मेरे साथ जो है अजीम अख्तर साहब हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और पूर्व एडीएम हैं। और अजीम अख्तर साहब, आपने इस तरह वाइस चांसलर मज़हर आसिफ साहब का बयान देखा कि उन्होंने आरएसएस के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये कहा कि हम सब का डीएनए जो है महादेव का डीएनए से जाके मिलता है। इस चीज़ पर आप किस तरह देखते हैं तमाम चीज़ों को? देखिए, बहैसियत मुसलमान जी और इस्लामी तालीमात पे अमल करने के नाते मैं वीसी की साहब के इस बयान की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। इसके पीछे असल में ये सब पॉलिटिकल खेल है, ये सब पॉलिटिकल खेल है। इस पॉलिटिकल खेल को आप समझने के लिए जरा पीछे चलिए मेरे साथ। मैं आपको 800 साल पहले ले आता हूँ। 800-900 साल पहले जब हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत, मुसलमान होकर आए, उन्होंने आने के बाद ये हुकूमत कायम की तो एक भाईचारे का माहौल कायम किया। भाईचारा का उसके पसेपुश उन मुस्लिम हुक्मरानों की वो शफकत थी और वो इस्लामी तालीमात का वो उन्होंने उस तरीके से हुकूमत की कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम को तसव्वुर पैदा नहीं हो सका नहीं है। उस 800-900 साल की तारीख में अगर आप माइन्यूटली गौर करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि वहाँ पर बादशाह हुक्मरानों ने हिंदुओं में कोई ऐसी लोग पैदा किए, खड़े किए जिन्होंने अपने मजहब को बुरा कहा हो। आपको कोई नहीं मिलेगा, समझा। उस जमाने में 800-900 साल की तारीख तो बड़ी तवील होती है भाई। 1 नहीं, 10 नहीं, 20 सैकड़ों पैदा हो सकते थे कि ऐसे हिंदू पैदा किए जा सकते थे, लालच दे के, दूसरे तरीके से मनसब दे के, दरबारों में उनको हाईलाइट करके कि अपने मजहब को बुरा कहते हैं। लेकिन मुसलमान हुक्मरानों ने ये रविश इख्तियार नहीं की। उन्होंने गैर मुस्लिम तबके के जो टैलेंटेड लोग थे उनको अपने दरबारों में जगह दी, हाईलाइट किया, उनको अच्छे ओहदे दिए, जिसके नतीजे हम देखते हैं कि उन हुक्मरानों के दौर में बादशाहों के यहाँ दरबार में कितने गैर मुस्लिम थे। तो उन्होंने कभी इसके प्रोत्साहन नहीं दिया, इसकी हिम्मत अफजाई नहीं की कि ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं आपकी कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, जो आपके मजहब को बुरा कहें। ऐसा नहीं हुआ, ये सिलसिला चलता रहा। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे कब्जा करने के बाद पहला काम ये किया कि हिंदू मुस्लिम एकता जो थी उसको तोड़ने के लिए तारीख की किताबों में उन मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में वो दुनिया भर के खराफात लिखाई, जिससे पढ़ने के बाद पूरा स्कूल का, छठी का, वो स्कूल का और कॉलेज का लड़का पढ़ने के बाद जहनी तो वो मुतासिर हुआ और नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदू मुसलमानों के तई हिंदू तबके में नफरत का जज्बा पैदा हुआ। ठीक है, ये चलता रहा। अब इसको अंग्रेज़ों के जाने के बाद हुकूमत, सेकुलर हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने उसे कर्ब किया, तब, लेकिन उस संदेश से नहीं कर सके क्योंकि बड़ी लंबी वो अंग्रेज़ों का जो दौर था, 150-200 साल में जो उन्होंने बीज बोए, वो न जाने कब तक फल देते रहेंगे। और अब जो हुकूमत आई है उसका मेन मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अवाम के मसाइल को दरकिनार करके सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट किया जिससे दरमियान में तफरका पैदा हो, और उस तफरका पैदा करने के लिए बहुत से लोग पैदा किए गए हैं। आप ये देखिए, आज के दौर में, आज हमारे यहाँ मीडिया पे, अखबारात पे और टेलीविज़न पे वो शख्स हाईलाइट किया जाता है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता हो, किसी भी पहलू से। अगर उसने तकरीर तौर पर कुछ कहा या
तहरीर तौर पर कहा, तकरीर तौर पर कहा, तो उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको दावत दी जाती है, उसको समझाता है कि इज द मोस्ट सेकुलर पर्सन और ये सही बात कर रहा है, जबकि नहीं है। आप तो क्रिएट कर रहे हैं ना मुसलमानों में, ऐसे इब्नुल वक्त लोगों को आप पैदा कर रहे हैं जो अपने मजहब को गालियाँ दे रहे हैं। अब आप देखिए वसीम रिजवी कौन था, वक्त शिया बोर्ड का चेयरमैन था, आज कहाँ है वो आदमी? वो एक वसीम वास्ती कौन है, क्या नसीम वास्ती तो, हाँ, वो क्या था? जब उसने हिंदू मुसलमानों को के खिलाफ अपने यूट्यूब पे गालियाँ देनी शुरू, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो एक तबके ने उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया। ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा सेकुलर आदमी है, अब वो गिरफ्तार भी हो गया, कातिल निकला। जब वो हॉस्पिटल में था, उसको उस इलाज मालने के लिए उसको पैसे दे रहा है, और आज जब पुलिस ने उसको पकड़ा बड़े तो खामोश है। भाई आप एक गलत आदमी को सिर्फ इसलिए हाथों हाथ ले रहे थे कि वो इस्लाम को बुरा कह रहा था। सही बात। आज एक और लड़की पैदा हुई है, कोई नाजिया इलाही, क्या नाम है उसका? जी, नाजिया इलाही, मुंबई। वो इस्लाम को, मुसलमानों को मुगलत गालियाँ तो नहीं दे रही है, मुमकिन है वो भी नौबत आ जाए। अपने आप को सेकुलर बनाने के लिए, सेकुलर पोस्ट करने के लिए, हुकूमत की नजर में आने के लिए, हुकूमत से मफाद हासिल करने के लिए, शी इज गोइंग टू एनी एक्शन, वो जो दिल चाहे बकती थी। और उसको बकने के बाद होना तो ये चाहिए कि सोशल मीडिया को और हमारे अखबारात को ऐसे लोगों के जो खराफात जो बकते हैं, किसी भी मजहब के खिलाफ हो, हिंदू या मुसलमान के खिलाफ हो, हिंदू के, ऐसे लोगों के जो मलफूजात हैं उसको हाईलाइट ना किया जाए, उनको अखबारों में और टेलीविजन में जगह ही ना दी जाए कि ये क्या हो रहा है। उससे तफरका और पैदा होता है, नफरत पैदा होती है। हमारे जो वीसी साहब जो शेखुल जामे कहलाते हैं, उनका माजी क्या था, हम उससे मतलब लीजिए, जाहिर है प्रोफेसर हैं, ये पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उससे अंदाज़ा ये होता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई, जो एक प्रोफेसर का तस्वुर हमारी आंखों में है कि सेकुलर आदमी होगा, वसीम नजर होगा, वो उनके यहाँ नहीं है। उनका सिर्फ वन पॉइंट प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल करना, और इस मनसब पे वो इसी पहलू से काम करते हुए आए हैं कि उन्होंने जो हमारे यहाँ जो फोर्सेस ऊपर बैठी हुई हैं, जो एंटी इस्लाम लोगों को हाईलाइट करना चाहती, उन्होंने उस लोगों ने इन साहब को पकड़ लिया और इनको उठा के ला के बिठा दिया। ठीक है, आपने बिठा दिया, हमें इससे मतलब नहीं कि आप किसको बिठा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि आप टैलेंटेड लोगों को बिठाइए, वी विल वेलकम दम, लेकिन ऐसे घटिया लोगों को जो ये कहता मेरा डीएनए फला से मिला, भाई तुम्हारा जाति मिलता होगा किसी और मुसलमान का, दिल्ली में हिंदुस्तान के किसी भी मुसलमान का डीएनए टेस्ट होने में डीएनए टेस्ट मिलता हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हम तो वहाँ जाकर खड़ो अपने, हम आज हिंदुस्तान का क्या और आंदा 100 साल के बाद का जो मुसलमान है उसका डीएनए टेस्ट हज़रत आदम से मिलेगा, महादेवन से नहीं मिलेगा। महादेवन हिंदू मजहब में अहम शख्सियत हो सकते हैं, हम उसका आदर करते हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। ज़रूरी है कि भाई आप चाहते अगर कि आपके मज़हब के लोगों को एहतराम किया जाए तो आप दूसरे लोगों मज़हब के लोगों का भी एहतराम करें, हमारे लिए बाइस एहतराम है, लेकिन आपको वापस नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहें कि हम उनकी औलाद है, हम उनकी औलाद नहीं हो सकते। अगर यही होता कि साहब महादेवन साहब की और डीएनए मिलता है या इस्लाम में गड़बड़ी हो, तो इसके बरक्स मुगल हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान तो पैदा कर सकते थे हिंदू कम्युनिटी में सैकड़ों ऐसे हिंदू जो अपने मजहब को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में जहाँ अनेकता है वहाँ एकता को फर्क बटे। एकता को कायम करने के लिए ज़रूरी है कि आपके मुल्क में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, ज़बानी, लिसानी हो, मजहबी हो, उनमें एकता तो पैदा हो। आप एकता को ख़त्म करने के लिए आप ऐसे लोगों को बिठा रहे हैं जो मकसद आपका पूरा कर रहे हैं। आपका मकसद है मुसलमानों को कंडम करना, मुसलमानों की तस्दीक करना, वो आप डायरेक्टली खुद नहीं कर रहे हैं, आप इन जैसे लोग ला के बिठा रहे हैं। आप हाईलाइट कर रहे वसीम रिजवी को, आप हाईलाइट कर रहे सलीम वास्ती को, वास्ती कौन था वो, आप हाईलाइट कर रहे हैं वो लड़की को। हमें ऐसे भी टोटली हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान
मुकम्मल तौर पे ऐसे लोगों को अपने मुसलमानों में अपनी बिरादरी में शामिल करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ हो। आप मुसलमान अपने तौर पे अपने इस्लामी तालीमात का जैसे भी आप चाहें करें, लेकिन आप हमारे साथ शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हम आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। आप चाहते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए आप इस्लाम को गालियाँ दें, इस्लाम के बारे में दुनिया में बकवास करें, उसको हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन अजीम साहब, आप यहाँ पर एक आपने नाज़िया इलाही की बात की, आपने नसीम वास्तिक की बात की और दूसरे लोगों की बात की, वसीम रिजवी की बात की। लेकिन अजीम साहब, ये तमाम वो लोग हैं जो लोग सियासत से जुड़े, लेकिन ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया है, लेकिन उसको इस तरह का बयान देना बड़ी अजीब और गरीब बात है। तो इस तरह का, और फिर दूसरा कि आरएसएस का प्रोग्राम कराना अपनी फैकल्टी के अंदर। देखिए, आप सही कह रहे हैं जी। आप जहाँ सोचा है उस सोच से हटकर आ आइए। आप शेखुल जामिया वाइस चांसलर की वो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत अहम होती है। वहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे, सर शेखुल मुजीब रहे, और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो सेकुलर थे, जिनका विजन बहुत वसी था, समझे, जो खुशामद से नहीं आगे बढ़े, जो चापलूसी से आगे नहीं बढ़े, जो अपने मेरिट की बदौलत आगे बढ़े। क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन खुशामद करके वाइस प्रेसिडेंट बने थे, या प्रोफेसर मुजीब खुशामद कर प्रोफेसर बने? नहीं, वो टैलेंटेड लोग थे, उनका विजन बहुत वसी था। ये शख्स, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक ठीक है, ही वॉज ए लेक्चरर, किसी कॉलेज में रहे होंगे, कॉलेज से शुरू होंगे, यूनिवर्सिटी में आए होंगे, ठीक है, एक सिलसिला होता। अपने आप को हिंदू तवा के जिम्मेदारों में अपने आप को एक ऐसा मुसलमान पोस्ट किया जो इतना सेकुलर है कि अपने मजहब को बुरा कह सकता है। यही इसका क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के अलावा हम समझते कुछ और नहीं हो सकता, वरना उनको खुद सोचना चाहिए कि आप किस जगह बैठे हैं। आप शेखुल जामिया हैं, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर 60% है, तो 50-55-60% मुसलमान बच्चे पढ़ती हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी स्टेटस आपका, आपके कैरेक्टर पे, आपके बातों पर हिंदुस्तान के सब मुसलमान नजर रखता है। आपकी बातों को गैर मुस्लिम भी अहमियत देते हैं। ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिम तबका आपकी बातों को नजरअंदाज कर देगा, दूर नहीं करेगा। आपका यही स्टेटमेंट है, इसी को उछाला जाएगा। हमारे यहाँ बजरंग दल जैसे जमाते हैं जो मुसलमानों को कंडम करने के लिए, उनको तस्दीक करने के लिए किसी भी हद जा सकती है। उन्होंने किस कदर टर्म्स इस्तेलाहें पैदा की, जिहाद, जिहाद फला, दुनिया के हर बुराई को उन्होंने जहां से वापस तक किया है। कल अगर पब्लिकली यही कहा जाने लगे मुसलमानों से, आज जैसे लोग कहा जाता है कि पकड़ के लोगों का एक जय श्री राम कहो, या जय भारत पर देखो, ठीक है, वो उनका एक वो है। कल अगर जो कहा जाएगा कि जय महादेवन कहो, महादेव की जय कहो, फिर आप क्या करेंगे? ये होगा कि आपके वाइस चांसलर जैसी शख्सियत ये खुलकर कह रहा है कि हमारे अंदर महादेवा का टेस्ट है, डीएनए है, उसको मानो। क्या इसके ऊपर पब्लिक में रिएक्शन नहीं होगा? मुझ जैसा आदमी तो शायद खामोशी से चले है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे अलावा भी तो आदमी जिसका खून खोल सकता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ अजीम साहब कि इस तरह का बयान आने के बाद मैं देख रहा हूँ दिल्ली के जो अदबी हल्के के अंदर, चाहे वो पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, वो लोग बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तमाम जो यहाँ से पढ़े लिखे जो अलमनाई है, वो सब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और दूसरी जगह मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर जो है इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। तो ये खामोशी इल्म हल्के में कैसे हो सकता है, जो तमाम लोग खामोश? देखिए, ऐसा है, क्या वजह लगता है? देखिए, ऐसा है, आप सही कह रहे हैं कि मुझे अंदाजा है कि यूपी का दूसरे इलाकों का जो पढ़ा लिखा मुसलमान वो रिएक्ट करता है। मेरे मनामी जो अखबारों छपते हैं तो बेशतर लोगों के जो टेलीफोन आते हैं वो यूपी के मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, दिल्ली से नहीं आते। यहाँ ये है कि हर आदमी खुशनुदी हासिल करने के लिए चुप है। अब आप मैं पीछे ले जाता हूँ आपको, मौजूदा वाइस चांसलर साहब हमारे यहाँ दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं। दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक ऐसी एनजीओ है जो किसी भी
हिंदुस्तान की वाहिद एनजीओ जो किसी को जवाबदेह नहीं है, नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी। मेंबरों को भी जवाब दे रही, क्यों? जिसकी वजह से वो जनरल बॉडी की मीटिंग कॉल नहीं करते, अपने गुड़िया में अपने जिसको कहते थे दाल पकाते रहते हैं। 72 साल से 75 साल होने जा रहे हैं जब ये दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी कायम हुई थी, और दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी को दिया गया था एंग्लो पब्लिक स्कूल मैनेज करने के लिए। आज तक वही पड़ा हुआ, आज तक कोई तरक्की नहीं। जबकि 72 साल में छोटे बड़े स्कूल बड़े स्कूल बन चुके, कॉलेज बन गए, हमारे स्कूल क्यों नहीं बना? आप शेखुल जामिया के तौर पर जब जामिया यूनिवर्सिटी में आप PhD कोचिंग क्लासेस कायम कर सकते हैं, बच्चों के बेहतर तालीम के लिए आप सारी इंतजाम, तो आप दिल्ली वो एंग्लो स्कूल में क्यों नहीं कर सकते भाई? आप हमारे मुसलमानों में तालीमी मेयार कम है। हमारे स्कूल जो 2-3 दिल्ली में स्कूल है उनका मेयार तालीम हाई नहीं है, इतना कि हम बड़े अच्छे स्कूलों को कम्पीट कर सकें, बिल्कुल नहीं। वजह यह कि हमारा तालीम के शौक़ की कमी है। तो उस शौक़ को ख़त्म करने के लिए आप मदद क्यों नहीं करते? आप व्हाई डोंट यू कम फॉरवर्ड? आप कोचिंग क्लासेस बनाइए। आपके अरबिक स्कूल के अंदर दोपहर के बाद पूरा स्कूल खाली रहता है, आप कोचिंग क्लासेस लड़कियों के अलग लड़कों के अलग खोल सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया। नतीजा तो ये है कि वो भी है, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो नामी एक अंजुमन है, वो कोचिंग क्लासेस करती है। काम किससे कर रही है? वो कर रही है जो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के मेंबरों को करना चाहिए था, ऑफिस बेयर कोचिंग क्लासेस। वो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन कर रही है। कहाँ कर रही है? जगह नहीं है पास। नतीजा तक करीम स्कूल है सुई वाला, उन लोगों ने इनको जगह दी जहां पर क्लासेस हो रही। अफसोसनाक मौका है। आपका स्कूल के तो दर्जनों कमरे खाली पड़ जाते हैं। आप दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन साहब ये शेखुल जामिया को अंदाजा नहीं है, वो कमरा नहीं दे सकते, लेकिन वो कभी नहीं देंगे, वो कभी नहीं देंगे। वजह यह है कि वो नहीं, बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं है कि मुसलमानों के तालीमी मेयार बढ़ा हो। वो सिर्फ जामिया में कोचिंग क्लासेस तो कायम कर सकते हैं गारंटी नहीं देने के लिए। ठीक है, आप कीजिए भाई। एंग्लो स्कूल और शफीक मेमोरियल स्कूल तो अभी के तहत हैं। वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10वीं 11वीं बात तक के बच्चे कोई गैर के थोड़े हैं, कोई बाहर से थोड़े हैं, आप ही के शहर के। आप इन बच्चों के बेहतरी के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्या शेखुल जामिया या वाइस चांसलर साहब या दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन साहब महीने में 2 महीने में एक बार इन स्कूलों का दौरा नहीं कर सकते क्या? वो RSS का प्रोग्राम करा सकते हैं, ये सब काम नहीं करा सकते। आप RSS का नहीं, हमें सलाह दें, आप RSS का प्रोग्राम नहीं, हिंदू महासभा का प्रोग्राम कीजिए। आप हमें कुछ कीजिए। हम तो ये सब मुसलमानों की तालीम के खिलाफ ये लोग वही तो कह रहा हूँ ना, आप सारे प्रोग्राम कीजिए, लेकिन जो मुसलमानों की बेसिक नीड है उसको आप इग्नोर न करें, आप उसे पसे पूछे उठा दिए। आज मुसलमानों की बेसिक नीड है बेहतर तालीम। आज मुसलमानों की बेहतर बेसिक नीड है हिंदू हुक्मरान पार्टी के जो नैरो माइंडेड लोग हैं उनकी खुशामद हमारा मकसद नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है। हम तो हुकूमत वक्त के साथ शाना बशाना खड़े होकर मुल्क की तरक्की में हाथ बटाना चाहते हैं। आप हमें मौका तो दीजिए। सही बात। आप इस तरह की बातें करके हम ऐसे है वैसे, ये आपको सिर्फ आपकी ज़ात को फायदा पहुंचेगा। मुमकिन है मौजूदा जो वाइस चेयरमैन साहब जब रिटायर हो वो राज्यसभा भेज दिया है, ये भी हो सकता है कि वो किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया है, या जैसे हमारे गोगोई साहब चीफ से वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, रिटायरमेंट के फौरन उनको उठा दिया गया। ऐसा मुमकिन है इनका भी होगा, होता रहा है। लेकिन आप अच्छी पोस्ट को हासिल करने के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमें ज़मीन पर न लाइए, हमें हमारी जगह रख दीजिएगा। हम मुफलिसी में गरीब हाली के अंदर गुजारते रहेंगे। हमें तरक्की करने का मौका मिलेगा, हम तरक्की करेंगे। शेखुल जामिया ने या वाइस चांसलर साहब ने जो कुछ कहा वो अच्छा नहीं किया। उनको चाहिए था कि उसका तलाफी करते। और जहाँ तक आपने कहा था दिल्ली के साहब मुसलमान क्यों खामोश है, देखिए दिल्ली के मुसलमान बहुत शरास हैं। क्या हमारे जो दिल्ली में 8-10 बड़े बड़े मौलवी हजरात हैं, उलमाए कराम,
जिनके नामों के साथ लंबे लोग चौड़े लगते हैं, अलकाब इतने लगाए जाते हैं कि नाम गायब हो जाता। हजरत बदलो तालो कालो वालो, भाई नाम गायब जो यहाँ है, समझे, नाम इतना सा। वो उन लोगों ने रेट क्यों नहीं किया भाई? वो खुल के क्यों नहीं आया सामने? आप कहते कि साहब ये दुगुत कह रहा है, गलत है, नहीं कहेंगे वो। ये तो उलमा दीन की तो जो हमारा दुनियावी तबका है, हमारी मुस्लिम सोसाइटी के वो जो क्रीम है जिसमें हम डांस करते हैं, साहब ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आला उदो काम है, वो खामोश क्यों है भाई? उनके अपने अपने मफादात हैं। वो शेखुल जामिया की नजरों में अच्छे रहना चाहते हैं ताकि बुराई